और रोहिंग्या जब आए तो समस्या नहीं हुई, बोले उनको आने दो जी, आने दो। हिंदू पाकिस्तान से लुटपीट के आए तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। मुस्लिम राष्ट्र में, मुस्लिम देश में मुसलमान प्रताड़ित नहीं हो सकता ना, इसलिए मुसलमान को नहीं रखा इसमें। जब पाकिस्तान नहीं बना था तब जो संरचना थी भारत के समाज की, उसमें जो अल्पसंख्यक वहां हुए उनको यहाँ रखा गया। फिर क्या हम लोग इंडिया अलायंस या विपक्ष का मानना यही है कि भाजपा गाहे बगाहे टेस्ट करने की कोशिश करती है कि आने वाले दिनों में हम संविधान को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। सीए आने से मेरा देश विश्व गुरु तो नहीं बन रहा। मेरा देश विश्व गुरु जब बनेगा जब यहाँ का जो बच्चा है, जो 20 साल का 22 साल का, वो नौकरी करेगा। जिस बिना पर देश विभाजित हुआ, एक घोषणा हो जाती भारत हिंदू राष्ट्र, तो कौन रोक रहा था? कोई नहीं, जय जयकार होती। जय हिंद दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार बोल रही थी कि महबूबा मुफ्ती बोल रही थी कि 370 लागू नहीं होने देंगे, इससे जो है खून की नदियाँ बह जाएंगी। 370 लागू हो गया। और कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां बोल रही थी कि जो है राम मंदिर नहीं बन पाएगा या बनने देंगे, है ना। तो राम मंदिर भी बन गया। और ये पार्टी जो है ममता बनर्जी बोल रही थी कि सीए लागू नहीं होने दे, सीए भी लागू हो गया है। तो दोस्तों, आज की डिबेट में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो है उनके प्रवक्ताओं को अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस विषय पर एक्सपोज किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो आजम खान है वो बोल रहे हैं कि सरकार जो है देश में संविधान को ख़त्म करना चाह रही है और इस तरह से जो है हिंदू मुस्लिम जो है डिवाइड करना चाह रही है। दोस्तों, डिबेट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देगा व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। मुस्लिम राष्ट्र में, मुस्लिम देश में मुसलमान प्रताड़ित नहीं हो सकता ना, सही, इसलिए मुसलमान को नहीं रखा इसमें। जब पाकिस्तान नहीं बना था तब जो संरचना थी भारत के समाज की, उसमें जो अल्पसंख्यक वहां हुए उनको यहाँ रखा गया है। फिर काय की आपत्ति है आजम खान साहब? तुष्टिकरण की राजनीति। जी सर, जी सर, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं ये कौन सा समय है। ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय पे आखिर आपको लगता है क्या कि ये 2-4-10 दिनों में ये सारे सीए का पालन हो जाएगा? बिल्कुल पालन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा साबित होकर रह जाएगा। हम लोगों की जो आपत्तियां हैं उस आपत्ति को संविधान सभा, जो संविधान विशेषज्ञ हैं सुभाष कश्यप जी ने कहा था, संसदीय समिति को सिफारिश की थी उन्होंने कि आप बजाय समूहों के आप कह दीजिए कि सताए गए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। यकीनन बात दोनों एक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि सताए गए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो इन देशों से आएंगे उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी, तो ये हमारे संविधान की जो मूल भावना है, प्रस्तावना है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारा संविधान सेकुलर है, पंथनिरपेक्ष है, उसको ठेस नहीं पहुंचती है। हम लोग इंडिया अलायंस या विपक्ष का मानना यही है कि भाजपा गाहे बगाहे टेस्ट करने की कोशिश करती है कि आने वाले दिनों में हम संविधान को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। उनमें से एक चीज है ये। तो इसलिए अभी के भाजपा के सांसद आनंद हेगड़े जी ने कहा कि आप हमें आजम खान साहब एक मिनट, मसला ये नहीं मित्र, अब जवाब लो। आपने कुछ तथ्य छुपा दिए। आपने संविधान का जिक्र किया। जी बताइए। संविधान में अल्पसंख्यक के लिए जब बात कही गई तो अल्पसंख्यकों को स्पेसिफाई किया गया। भाई साहब, माइनॉरिटी कमीशन जब देश ने बनाया तो उसमें लिखत पढ़त में अल्पसंख्यक बताए हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अल्पसंख्यक बोले चाहिए उसको लाइन में खड़ा कर लो ना जी, लिखत पढ़त में संसद ने मोहर लगाई है। जैन है भाई, जैन है, रुको भाई, सुनिए सर। अरे ना अभी रुको आप। जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, नव बौद्ध, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, संसद की मोहर लगी। इसमें कौन सी आपने बात कर दी कि जी केवल अल्पसंख्यक लिखते, फिर उधर से चाहे जो आ जाता? नहीं जी। और रोहिंग्या जब आए तो समस्या नहीं हुई, सही बात, बोले उनको आने दो जी, आने दो। लेकिन आजम भाई अभी नहीं आएंगे दोबारा में, लेकिन कोई हिंदू पाकिस्तान से लुटपीट के आए तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए भारत में। मैं तो हैरान हूं। राज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी को आज के एतराज से मुझे ऐसा लग रहा है कि सीए से उनको इतनी मोहब्बत है कि वो इस बात से नाराज है कि 4 साल क्यों लगाए, तुम्हें मेरी कसम 19 में क्यों नहीं लाए। मैं जयराम रमेश को सुन रहा था, वो कह रहे थे सब छोड़िए, मेरी नाराजगी इस बात पर है कि 4 साल क्यों लगे। इतनी मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। क्या आप नाराज हो गए कि इतना टाइम क्यों लिया, जल्दी क्यों नहीं आए? राज भाई, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अब ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस पे किसी की हाँ हो या ना हो अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन बस एक चीज सबको जाननी चाहिए कि जो भी आप एक्ट करते हैं, कोई भी आप अच्छा या बुरा करते हैं, उसके पीछे की नीयत जरूर देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आजकल एक पट्टी चल रही है सब जगह चैनलों में कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गारंटी पूरी की। मैं कह रहा 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देना था, किसानों की आय दुगनी करनी थी,
सारी बेरोजगार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ानी थी, नारी को सुरक्षा प्रदान करनी थी, क्या ये गारंटी नहीं थी? और मैं ये मान रहा हूं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, मैं कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करूंगा। मैं एक बात कहना, सीएए इतना बड़ा मैटर नहीं है कि जहां पे पक्ष और विपक्ष इसी में उलझे रहे। सीएए आने से मेरा देश विश्व गुरु तो नहीं बन रहा। मेरा देश विश्व गुरु जब बनेगा जब यहाँ का जो बच्चा है, जो 20 साल का 22 साल का, वो नौकरी करेगा। और मेरा देश विश्व गुरु जब बनेगा जब ये माध्यमिक शिक्षा में सारे टीचर मिल जाएंगे। मेरा देश विश्व गुरु तब बनेगा जब किसान संपन्न हो जाएगा। मैं संपन्न हो जाएगा। आप ये चला रहे सीए आ गया, सीए आ गया। बड़ी अच्छी जी आपने बड़ी अच्छी बातें की राज भाई। मैं बस इतना याद दिलाना चाहता हूं, दो बातें। जो समझ कांग्रेस ने आज विकसित की, जो राज भाई ने हमको बताई, ये समझ इंदिरा गांधी के समय में विकसित क्यों नहीं हुई? जवाहरलाल के समय में विकसित क्यों नहीं हुई? कि सब काम छोड़ो, रोजगार देश में पूरा होना चाहिए, 100% हर हाथ को काम। नहीं हुई ना। और कहना चाहिए पोखरण वोखरण छोड़ो, उधर दिमाग मत लगाओ, एजेंडा बना रहे हो। हर गांव में अस्पताल खोलो पहले, उसके बाद पोखरण होगा। पाकिस्तान आक्रमण करते कोई दिक्कत नहीं, कभी समझ नहीं आई। और आज जयराम रमेश और बाकी जो नेता हैं, राहुल गांधी, उनसे कम मैं नाम उद्धृत करता हूं, इतिहास में मिल जाएंगे मेरे जो कहे को प्रमाण। महात्मा गांधी, मैं मानता हूं राहुल गांधी से तो बड़े नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 4-5 नाम मैंने लिए। इन पांचों ने आप भी सुन लीजिएगा, आजम खान साहब आगे काम आएगा। इन पांचों ने सार्वजनिक तौर पर इस बात की गारंटी दी थी, बिल्कुल, कि जो भारतीय लोग वहां हैं पाकिस्तान में, हम उनसे, तब बांग्लादेश तो था नहीं, हम उनको ये वचन देते हैं कि जिस दिन वो कष्ट में होंगे और भारत आना चाहेंगे, मैं गांधी जी के शब्द उद्धृत करता हूं, गांधी ने कहा कि भारत दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेगा, ये मेरा वचन है। सही। वो जयराम रमेश से छोटे नेता थे। जयराम रमेश से या वो मुरादाबाद वाले एमपी से कम समझदार थे। किस बात कर रहे हो? कहीं तो सोचो। या तो आप ये कहते हो वो लोग चिरकुट थे, हम बड़े हैं, कि किसी भी तरह साहस है। राघवेंद्र जी, सारी भाई योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये मानवता का फैसला है, तो अखिलेश जी ने कहा कि भाई पहले यहाँ के सब लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिली, यहाँ वाले उधर बाहर जा रहे हो, आप बाहर से अंदर ला रहे हो, ये क्या तरीका है? उनकी आपत्ति है। और उनके सांसद की आपत्ति है कि भाई इसमें मुसलमान क्यों नहीं जोड़ा। अमिताभ जी, एक शब्द बता दें, एक देसी कहावत है, मटके में ऊँट तलाशने का प्रयास ये कर रहे हैं। अब आज की तारीख में ये लोग सब हाशिए पर खड़े हैं। अब ये क्या कह सकते हैं? उस देश में तो चुनाव होते रहते हैं, कहीं ना कहीं नगर निगम के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, चुनाव होते रहते हैं। ऐसा कौन सा भैया समय है जब चुनाव नहीं होते हैं? ये लोग इस प्रकार का गाना गाते हैं। मेरे जहन में सवाल आता है, भारत सेकुलर आज तो हुआ नहीं। हमने 15 अगस्त 1947 को ये तय कर लिया क्या? बल्कि उससे पहले कर लिया, जब जिन्ना उत्पात मचा रहे थे, तब भी भारत ने तय कर लिया था कि हम जिन्ना के रास्ते के समर्थक नहीं, हम थियोक्रेटिक स्टेट नहीं रखेंगे, धर्म आधारित राष्ट्र। हालांकि रखते तो कोई भाई का लाल हाथ नहीं पकड़ सकता था उस वक्त ना। जिस बिना पर देश विभाजित हुआ, ये घोषणा हो जाती भारत हिंदू राष्ट्र, तो कौन रोक रहा था? कोई नहीं, जय जयकार होती। लेकिन वो भारत ने स्वीकार नहीं किया। जब माइनॉरिटी कमीशन बना पार्लियामेंट में, तो ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया कि भाई माइनॉरिटी कमीशन की बात संविधान के मूल भाव के विरोध में। संविधान कहता है सारे नागरिक बराबर हैं, उनमें जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। और माइनॉरिटी कमीशन बनाई जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए नहीं। उसके जो कायदे कानून संसद ने पारित किए, वो धर्म के आधार पर ही भेदभाव को लेजिटिमेट किया, लीगल किया। इसमें क्या समझ? ये तो सच है ना आदम भाई। तो सर, संविधान ने ही मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 और 29, 30, जिसके बिना पे ही माइनॉरिटी कमीशन आता है, लिंग्विस्टिक कमीशन है। ये सारे कमीशन वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आए हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक ये कहा गया है कि भारत के संविधान का मूल चेहरा है, मूल स्वर है, उसका प्राण तत्व है ना, सभी नागरिक समान। एक मिनट रुको भाई, धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, ये भारत के संविधान का मोटो है। क्या इस मोटो के खिलाफ होता है जब हम माइनॉरिटी कमीशन बना देते हैं? ठीक, जैसे संविधान समिति ने ही संविधान के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस टाइम के जो लोग थे, उन लोगों ने ही संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में माइनॉरिटीज राइट्स दिए हैं। तभी माइनॉरिटीज राइट्स की बात करती है, या जो विपक्ष की बात करता है। और संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में ये कहा गया कि आजम खान साहब, एक मिनट रुकिए। आजम खान साहब, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा का पी नहीं चलेगा। नहीं कड़वा ना, या तो ये कह दो, एक मिनट रुक जाओ भाई, या तो संविधान की नजर में हर नागरिक बराबर, या तो इस बात को मानो, या इस बात को मानो कि सब बराबर नहीं भाई। कोई मलाई चाप खाएगा, कोई छोले खाएगा, किसी को छोले मिलेगा, किसी को नमक मिलेगा केवल खाने के लिए। क्या नहीं, संविधान में कोई दो राय नहीं। और संविधान कहता है कि अनुच्छेद 14 ये कह रहा है कि भारत का सभी नागरिक बराबर है, ठीक है। और संविधान धर्मनिरपेक्ष, ये भी संविधान की मूल प्रस्तावना है। भारत लोकतांत्रिक होगा, ये भी मूल प्रस्तावना है। लेकिन उन्हीं में संविधान निर्माताओं ने जो अधिकार दिए थे, वो संविधान निर्माताओं को उस टाइम उचित लगा होगा, तब उन्होंने वो अधिकार दिए हैं। उन्हीं अधिकारों की बात अगर ठीक आजम खान साहब, ठीक। इस देश में राज भाई एक और सवाल खड़ा होता है, आज नहीं तो कल मेरी भविष्यवाणी लिख लो मित्र। क्या? और आजम खान आपसे भी कहेंगे, आप सब लोग तैयारी कर लो उसके पर बहस करने के लिए, क्योंकि चर्चा करनी पड़ेगी। आज हो चाहे 2 साल में हो चाहे 4 साल में हो, अल्पसंख्यक
कौन है, इसके निर्धारण की कसौटी देश नहीं रहेगा, क्या राज्य रहेगा, और हो सकता है जिला हो जाए। इसके लिए तैयार रहिएगा आजम खान साहब, आप भी, राज भाई आप भी, तब नाराज मत होइएगा। क्या संविधान की सुन लीजिए, संविधान का पूरा सम्मान करते हुए इसको क्राइटेरिया के निर्धारण में जिला लगा दिया, लगा देगा भारत का संसद, काम खत्म। कश्मीर में भी मुसलमान माइनॉरिटी है, गजब बात है ना, गजब बात है ना। नॉर्थ ईस्ट में भी ईसाई माइनॉरिटी है, गजब बात है ना। जहां 85% क्रिश्चियन है उस इलाके में भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। तो एक विचार यह भी हो रहा है कि क्यों ना इसको जिला के स्तर पर बांट दे। पंजाब में सिख माइनॉरिटी है, गुजरात में सिख माइनॉरिटी समझ में आता है, जहां से जगरदोशी है, लेकिन पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी के बीच में ये माइनॉरिटी जम नहीं रहा, राज भाई नहीं। और आपके वो जो नेता थे ना, कौन नेता, सुन लो, गाजीपुर वाले मुख्तार अंसारी के चाचा उपराष्ट्रपति है ना, हामिद, वो जो एक दौर में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे आपकी सरकार में, तो मैंने उनको सुझाव दिया था, क्या तो उन्हें एसी तेज करा दिया, बोले बड़े घुटन सी हो रही है, एसी तेज करो, क्या मैंने कहा इस दिशा में सोचो, इस माइनॉरिटी कौन कहां है ये तय करने के लिए जिला को सक्षम बना दो। राज भाई ये तरीका ठीक है ना? ठीक है, इसमें तो आपत्ति नहीं होगी। केरल में क्रिश्चियन, वायनाड में क्रिश्चियन माइनॉरिटी, गजब गुरु, कंबल ओढ़ के घी पी रहे सब लोग, नहीं अब बोले संविधान ने लिख दिया, तो कोई इसमें तो फिर लड़ाई नहीं होगी कि किसी दिन ऐसा मान लो मोदी कर दे, फिर आप लोग आ जाओ बोले नहीं कैसे कर दिया। राज भाई नहीं है। आजम खान साहब आपको भी आपत्ति नहीं होगी? तब रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं होगा, नहीं रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। आप ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है फिलहाल। और औचित्य कैसे नहीं है? औचित्य कैसे नहीं है भाई? औचित्य कैसे नहीं हो रही है कि चुनाव के टाइम पे किसी ने सीए को होली इनकार नहीं किया। सीए को जब हम एनआरसी और एनपीआर से जोड़ के जब देखते हैं तब लोगों में शक पैदा होता है। और ये बात माननीय गृह मंत्री ने लोकसभा में खुद कही है, क्रोनोलॉजी समझिए आप, तो क्रोनोलॉजी जब आप समझाएंगे भाजपा के लोग तो शक पैदा होगा, किसी को जबरदस्ती शक पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राघवन जी मैं समझ गया दर्द कहां है, क्या डॉक्टर को थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मुआयने में पता लग जाता दर्द कहां है देह में। आजम भाई समझदार आदमी है, लेकिन उन्होंने इशारे में बात कही थी कि यहां दर्द नहीं है, दर्द ये है जो दो आगे पीछे है कानून, उनसे एनआरसी, उनका देश में हर नागरिक का नाम एक रजिस्टर में दर्ज हो, इसमें बुराई क्या है राघवन जी? नहीं मान लो अभी शादी में ना भी कहा होता क्रोनोलॉजी समझिए, तब भी ये जरूरी बात है। कोई बाबा जी का भंडारा तो है नहीं कि सब तरफ खेत में भंडारा हो रहा, सब तरफ सीमा खुली है, लिखा पढ़ी होना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो की बात कर लेते हैं, और देखा आप लोगों ने आज की डिबेट में CAA जो सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट है, जो कानून है, उसको जो है पारित कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। अब जो यहाँ पे जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख और इस तरह की जो माइनॉरिटीज है, जो वहाँ पे माइनॉरिटीज थी, उनको जो है भारत में नागरिकता दी जाएगी। अच्छा, इस कानून का जो है भारत की विपक्षी पार्टियां जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बिना किसी मतलब बात के उसका जो है विरोध कर रही हैं। इनको पता है कि इससे मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है, तब भी जो है लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए जो है जबरन केवल विरोध कर रहे हैं। उधर ममता बनर्जी बोल रही है कि मैं CAA को लागू नहीं होने दूंगी, है ना। और डिबेट आज की जो है बहुत ज़्यादा रोमांचक थी। मतलब समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता आजम खान है, किस तरह से वो बोल रहे हैं कि भैया डिबेट जो है, जो ये हमारा जो संविधान है वो जो मतलब सेकुलर है, और सेकुलर देश को जो है सेकुलर ताना बाना खत्म करके भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम जो है डिवाइड कर रही है और संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये हमेशा जो है ये लोग जुमला बोलते रहते हैं। अमिताभ बंधोत्री जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से बोला कि जब रोहिंग्या जब आते हैं तब आप लोग उनका जो है विरोध नहीं करते, रोहिंग्या आते हैं तो उनका जो है समर्थन करते हैं। वहीं अगर भारत के अन्य मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू सताया जा रहा है तो भाई वो कहाँ जाएगा? कोई और देश तो है नहीं उसको लेने के लिए, तो वो भारत में ही आएगा। और भारत में अगर आता है तो उसको जो है उनको जो है भारत की नागरिकता देने का ये कानून है। इस पर अभी जो राज शर्मा है कांग्रेसी प्रवक्ता, वो भी जो बोल रहे हैं कि इससे जो कुछ नहीं होने वाला CAA से, और जनता को जो है रोजगार से मतलब है, युवा को रोजगार, CAA से कुछ नहीं होने देना। मतलब ये लोग केवल मतलब जो भी कानून देश के हित में आता है हमेशा ये लोग जो है उसका विरोध करते हैं। तो दोस्तों अमिताभ बंधोत्री जी ने आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस तरह की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उनको अच्छे से एक्सपोज किया है। और जो अभी विश्लेषण किया अमिताभ जी ने कि भारत जो है बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पे, उस टाइम चाहते तो भारत को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते, कोई नहीं रोक पाता, कोई माइकल लाल उसको नहीं रोक पाता। लेकिन जो है केवल वही वोट बैंक की राजनीति के चलते मतलब भारत को जो है सेकुलर बना दिया गया। हालांकि वो बाद में जोड़ा गया, सेकुलर नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया सेकुलर सब। दोस्तों डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।